हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 24 और जिसकी दिनांक है 29 अगस्त 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। देखिए, ये जो आपका कार्यपत्रक आया है यानी कि वर्कशीट, ये आपका जो पार्ट 2 है आपकी बुक में, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, उसी का हम रूसी क्रांति पढ़ रहे हैं। क्योंकि पहले में भी हमने पढ़ा था रूसी क्रांति के बारे में कि जार का शासन था और जार एक निरंकुश शासन था और उससे लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर ये रूसी क्रांति आई और समाजवाद आया। हमने समाजवाद के बारे में भी पढ़ा था। अब रूस में समाजवाद का आना, उसके आने के क्या क्या चरण हैं वो देखते हैं। 1971 में जो फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर जो वहाँ के कामगार थे, मजदूर थे, पेशेवर थे, आम लोग और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया उन्होंने कि वो जन सरकार बनेगी। मतलब अब वो निरंकुश शासन जो जार का चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने कब्जा कर लिया। इस घटना से दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार के लिए प्रेरणा दी। अब जब ये घटना हो गई तो दुनिया भर में जहाँ भी निरंकुश शासक थे वहाँ पे लोगों को सबको समझ आने लगा कि इस तरीके से हम अपनी समाजवाद सरकार हमारी होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से तो सबको प्रेरणा मिलती है। यहीं से मजदूरों का लाल झंडा जो होता है, कम्युनिस्ट का झंडा स्वीकार किया गया। ठीक है, यहीं से वो जो लाल झंडा बनाया गया मजदूरों का, यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब 1905 की जो क्रांति के द्वारा जो जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकारों से रूसी जनता का परिचय हुआ। मतलब 1905 में जार ने दे दी, सहमति देनी पड़ी उसे, एक्चुअली उसने सहमति दे दी, भाई बना लो सरकार। तो फिर उसमें क्या हुआ, अब पहली बार जो रूस की जनता थी उनको पता चला कि वोट देते हैं, वरना पहले से तो क्या था, एक राजतंत्र था, निरंकुश शासन था। उसके बाद जापान से जो पराजय हो गई थी, सेना में अराजकता और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भारी संतोष था, है ना। जो उनका लड़ाई हुई थी जापान से हार गए थे, तो उसकी वजह से जापान में अराजकता, भ्रष्ट प्रशासन और लोग बड़े परेशान थे उसकी वजह से। 1905 की ये जो असफल क्रांति के बाद जो बनी ड्यूमा वहाँ का जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, इसी तरीके से ड्यूमा से सरकार के बीच खींचतान और विवाद होता रहा सरकार के बीच। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों ही कमज़ोर हो गए। भाई देखो, लड़ाई में ना इसका भला होता ना उसका भला होता, वो उसका हानि पहुंचाता है, दूसरा दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाता है, तो इससे क्या होता है, दोनों को ही परेशानी हो रही थी। 1912 में फिर चौथी ड्यूमा के समय प्रथम जब वर्ल्ड वार हुआ, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, तो रूस शामिल हुआ। वहाँ पर रूस की असफलता से अब धीरे धीरे सेना पर भी इसका नियंत्रण कम हो गया। मतलब अब उसका सेना पर जो पकड़ थी, जो कंट्रोल था, वो भी कम होता जा रहा था, क्योंकि वो वहाँ पे भी हार गए थे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूखी बदहाल जो जनता थी, अब वो बिल्कुल अनकंट्रोल हो गई, अनियंत्रित हो गई, और वो क्या करने लगी, अब जो वो भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, तो वो क्या करने लगे, लूट मार करने लगे। और और जो सेना थी उन्हें पता था कि लोग परेशान हैं, इसलिए इस वजह से ऐसा कर रहे हैं, तो सेना ने भी उनके ऊपर गोली वोली चलाने से मना कर दिया। अगर उन्हें बोला गया कि इन पर गोली चलाओ, इन्हें कंट्रोल करो, तो सेना ने भी मना कर दिया कि भाई हम नहीं चला रहे इन पर गोली वोली। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के जो बोलिशेविकी हुकूमत से सत्ता पर कब्जा कर लिया। कौन से बोलिशेविकी जो थे, एक तो मंशेविक थे और एक बोल्शेविक थे। जबकि मोनशेविक जो थे वो धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनाव में भाग लेने के पक्षधर थे। मतलब मोनशेविक तो ये चाहते थे कि धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम है राजनीति में वो सुधरे और संसदीय चुनाव हो, लेकिन जो वो थे बोल्शेविक, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। हड़तालें, आपके देखो, हड़तालें, विरोध प्रदर्शन, सेना के विद्रोह के बीच जार का शासन का त्याग हुआ। जब ये सब चल रहा था, जार को समझ में आ गया कि अब उसका शासन नहीं चलने वाला। इतनी हड़ताल, इतना विरोध प्रदर्शन और सेना का विद्रोह हो रहा था, तो जार को अब अपना रिजाइन देना पड़ा, मतलब उसने शासन का त्याग करा।
लेनिन ने मार्क्स और एंजिल के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर जो कामगार थे, मजदूर थे, किसानों के सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया। अब लेनिन ने सोचा कि साम्यवादी उसको, क्योंकि वो साम्यवादी विचारों से बहुत प्रभावित था, वो चाहता था जो कामगार, मजदूर, किसान और सबका हित होना चाहिए, तो उसने इसको मतलब सपोर्ट किया और विश्व में पहली बार मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों को मूर्त देते हुए, मतलब वर्ल्ड में पहली बार हुआ था कि जो साम्यवादी सिद्धांत हैं उनका सहारा लिया गया और लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की। सर्वहारा मतलब सबको आहार मिलेगा, सबको समान मिल गया, सबकी समान वैल्यू होगी। लेनिन एक साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ सिद्धांतकार थे। लेनिन 2017 से 2024 तक सोवियत रूस और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ शासन प्रमुख रहे। ठीक है, इस टाइम तक वो सोवियत रूस और उस टाइम से इस टाइम तक वो सोवियत संघ बन गया था, तो उसके प्रमुख रहे। अब देख लेते हैं इसके फटाफट से क्वेश्चन आंसर। प्रथम, पेरिस कम्यून होता है नगर परिषद का क्या महत्व है, तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। सन 1871 ईस्वी में पेरिस कम्यून एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका प्रमुख महत्व फ्रांस के जो सामशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग द्वारा अपने को स्वतंत्र करने के प्रयत्नों में था। कम्यून के समय से ही पेरिस के सर्वहारा वर्ग में क्रांतिकारी शक्ति पोषित हो गई थी, जिसने असमय उसके प्रयोग से निष्फल प्रयत्न भी करे थे। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। आप देखते हैं दूसरे का आंसर। 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव सामने आए, तो इसका आंसर हम ये लिख देंगे। 1905 के बाद रूस में ड्यूमा से सरकार के बीच खींचतान और विवाद शुरू हो गया। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर हो गए। 1912 में चौथी ड्यूमा के समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर नियंत्रण भी कम हो गया। इसके फलस्वरूप कई संवैधानिक सुधार किए गए, जिसमें मुख्य रूप से रूसी साम्राज्य, ड्यूमा की स्थापना, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था और 1906 का रूसी संविधान है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है बोल्शेविक और मोल्शेविकों में के बीच क्या मतभेद थे, मतलब उनकी विचारधारा दोनों की अलग अलग थी। तो जो बोल्शेविक थे वो पेशेवर क्रांतिकारी थे और उच्च केंद्रीकृत पार्टी में विश्वास करते थे, है ना, जबकि जो मेनसेविक थे ये लोकतांत्रिक पार्टी की संरचना की अनुमति देते थे कि सभी के हित में हो। और मेनसेविक ये उनके क्रांतिकारी समाप्त होता था, उनके लिए मध्यम वर्ग के साथ काम करने को तैयार थे, और जबकि बोल्शेविक नहीं थे कि वो मध्यम वर्ग के साथ काम करें, वो उच्च को चाहते थे। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन है लेनिन जो है रूसी क्रांति में लेनिन का योगदान बताइए, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो अभी तो पढ़ा हमने, वही लिख दो। लेनिन ने दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ चल रहे संघर्ष को समन्वय की बात की। प्रथम विश्व युद्ध की हिंसा और उसके प्रभाव को दुनिया देख चुकी थी, इसलिए सैन्य विद्रोह और बाल्शेविकी द्वारा युद्ध के अंत की मांग, पूंजीवादी के अंत के प्रति बढ़ते समर्थन ने क्रांति का रूप ले लिया। लेनिन ने 1917 से 1924 तक सोवियत रूस और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के हेड ऑफ गवर्नमेंट रहे। उनके प्रशासन काल में रूस और उनके व्यापक सोवियत संघ भी रूसी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रण एक पक्ष साम्यवादी राज्य बन गया। लेनिन मार्क्सवाद से प्रेरित थे और इसी के आधार पर उन्होंने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी। ठीक है, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, आपको पसंद आई है और आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलना। थैंक यू।